किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। अरे मैं नहीं, यूसीसी। क्या है ये यूसीसी और क्यों मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ आज। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास भी वही राइट्स हैं जो कि दूसरे वर्ग के पास? क्या आप भी वही राइट इंजॉय करते हैं जो कि आपके साथ रहने वाला पड़ोसी या आपके साथ घूमने वाला आपका दोस्त? अगर हाँ, तो एक बार जरा सोचिए कि क्यों आपको और आपके लोग, आपके साथ रहने वाले लोग या दूसरे वर्ग के लोगों को अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कौशिक। आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एडवोकेट। चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी क्या है ये यूसीसी? तो यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इस कोड के अंदर आपके देश में रहने वाले सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान तरीके से, समान नजरिए से देखा जाएगा और एक ही कानून के अंदर उनको ट्रीट किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आप सोच रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी तो हमारे पास शुरू से है, जब हमारा संविधान बना तब से हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है और उस राइट को एंजॉय करते हुए हम सभी वो राइट्स एंजॉय कर सकते हैं जो कि दूसरे लोगों के पास है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपके देश में जो कानून है उसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका क्रिमिनल, दूसरा है आपका सिविल। आपने सुना होगा क्रिमिनल सीआरपीसी और सीपीसी। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल तरीके की या क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है, क्रिमिनल चीज़ों से रिलेटेड जो भी कार्रवाई की जाती है, उसको हर किसी व्यक्ति पर समान तरीके से इम्पोज किया जाता है। मतलब कि अगर कोई खून आपने किया है और कोई खून दूसरे वर्ग के इंसान ने किया है तो उनको समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उनको समान तरीके से सजा दी जाएगी। मगर जहाँ पर बात आती है सिविल प्रोसीजर कोड की, तो वहाँ पर आपके ये सब चीज़, ये सब नियम, कायदे, कानून बदल जाते हैं। देखो, सिविल प्रोसीजर कोड में आपके पास जो लोगों को ट्रीट किया जाता है वो उनके धर्म के बेसिस पे ट्रीट किया जाता है, उनके वर्ग के बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आने वाली जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो आपकी मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस। अगर आपने मेरा मेंटेनेंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाकर मेंटेनेंस का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाए कि मेंटेनेंस एक्चुअल में है क्या। बात करते हैं यूसीसी के बारे में। तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होता क्या है कि आपकी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि आपकी शादी किस तरह से होगी, क्या होगा, क्या उसका नहीं होगा, कि वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एडॉप्शन देखा जाता है, यहाँ पर आपका मेंटेनेंस देखा जाता है और यहीं आपका इनहेरिटेंस, मतलब आपकी ज़मीन जायदाद जो भी आपके पुरखों से चलती आ रही है उनको यहाँ पर देखा जाता है। मगर अभी तक भी होता क्या है कि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं इनको आप अपने कस्टम लॉ के हिसाब से देखते हो, मतलब आप इनको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपके हिंदू लॉ के अनुसार सिर्फ एक शादी करना ही लीगल होता है और अगर आप कोई दूसरी शादी कर लेते हो अपनी पहली बीवी के होते हुए या फिर उसको बिना डाइवोर्स दिए तो वो इलीगल या फिर नॉन वैलिड, सॉरी, इनवैलिड मैरिज आपकी कहलाती है। वॉइड मैरिज जिसको हम बोलते हैं वो कहलाती है। बट ऑन दी अदर हैंड इन मुस्लिम लॉ आपकी 4 मैरिज एप्लीकेबल होती हैं और अगर आपको 5वीं मैरिज करनी होती है तो वहाँ पर आप अपने चारों बीवी में से किसी एक बीवी को पहले आप तलाक दोगे, तभी आपकी 5वीं शादी वैलिड मानी जाती है। तो एक ही कंट्री में रहते हुए इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग रिलीजियस के बेसिस पे देखा जाता है। अगर वहीं हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है इन दी लॉ अंडर मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ। अगर बात करूँ एडॉप्शन, तो एडॉप्शन करने के तौर तरीके भी अलग होते हैं। अगर मैं बात करूँ लीगल मैरिज एज की, तो वहीं आपका जो लॉ है, जो कानून है, वो कहता है आपकी 18 साल, जो कि आप बढ़ा के 21 साल कर दी है। वहीं आपका जो मुस्लिम लॉ है वो आपका बोलता है 15 साल।
तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का बड़ा क्लैश हो जाता है कि जब भी कोई बात उठाई जाती है, कोई मुद्दा उठाया जाता है, इन सिविल कोड्स के इस तरह से चीज़ें ट्रीट की जा रही हैं जो कि कानूनी तरीके से गलत है, तो वहीं पर वो लोग अपना एक बहाना या फिर अपना एक लॉ जो कि अभी तक एप्लीकेबल है हमारे कंट्री के अंदर, उनको लेकर एज अ डिफेंस के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो वहीं पे जो आपका सिविल प्रोसीजर, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो आपका इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर आपके दोनों वर्ग को या फिर आपके जितने भी वर्ग इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उन सबको एक ही तरीके से, एक ही पैमाने पे उनको ट्रीट किया जाएगा। फिर चाहे शादी मुसलमान में हो, फिर या शादी आपकी हिंदू में हो, सिख में हो या क्रिश्चियन में हो, उन सबको एक ही तौर तरीके से वहाँ पर देखा जाएगा। उनका नियम कायदा कानून एक होगा। अगर आपको एडॉप्शन करना है तो आपको कोई अलग अलग रिलीजन देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या आप किस रिलीजन से हो। आप एक नॉर्मल कोड के अंडर, यूसीसी के अंडर आप एडॉप्शन कर सकते हो। सेम मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस भी आपका सेम इसी तरह से यहाँ पर वर्क करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये यूसीसी का इतना हवा क्यों बनाया हुआ। ये जो कोड आपकी कंट्री में शायद अब से कई दशक पहले आ जाना चाहिए था, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। ठीक है, या अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, जिस कोड को पाकिस्तान, चाइना, टर्की जैसी कंट्री भी, या इराक जैसी कंट्री, अफगानिस्तान जैसी कंट्री भी अपना चुकी हैं, उस कोड को अपनाने में हमें इतना देरी क्यों हो रही है। तो यहाँ पर आपका सीधा सा मतलब उठता है, आपका सीधा सी जो बात यहाँ पर उठती है वो है आपकी पॉलिटिक्स, या जिसको हम बोलूँ रिलीजियस पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ पर जब भी कोई चीज़ अच्छी होने जाती है तो यहाँ पर दूसरी जो पार्टी होती है या फिर जो दूसरे लोग होते हैं जो किसी दूसरे रिलीजन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी चिढ़ उठ जाती है और वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना हो। क्यों? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उनके जो गलत इरादे हैं, उनकी जो गलत सोच है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो शादी करने की दर है वो सिर्फ एक पे लिमिट हो जाएगी और आप अपनी कंट्री में फिर एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर आपकी बीवी की डेथ हो जाती है या फिर आप अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देते हैं। ठीक है, हलाला जैसी जो आपके देश में कस्टम्स चलते आते हैं, ये सब आपकी कंट्री के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं आप इस कंट्री के अंदर बहुत सारे विवाद उठाए जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें इतनी सख्त ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर इसको लागू करने में, इसको अपनाने में हमें बहुत ज़्यादा देरी होती जा रही है और जितनी हमें देरी हो रही है उतना ही कहीं ना कहीं हमारा ना नुकसान भी हो रहा है। समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू होता है तो पहली चीज़, जो आपके लोग हैं उनको किसी वर्ग के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, उनको एक नॉर्मल इंडियन के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। तो अगर किसी भी इंसान की कार्रवाई होनी है तो उसकी कार्रवाई के अंदर उसकी जाति, धर्म का कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ उसको एक इंडियन के तौर पे देखा जाएगा। सेकेंड चीज़, वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाएगा क्योंकि वुमेन्स को यहाँ पर इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के टर्म्स में यहाँ पर वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डाइवोर्स के अंदर भी यहाँ पर वुमेन्स को इक्वल राइट दिए जाएंगे क्योंकि अगर हम बात करें डाइवोर्स की तो आपका हिंदू लॉज के अंडर डाइवोर्स का क्राइटेरिया कुछ अलग है और आपके मुस्लिम लॉज के अंदर क्राइटेरिया कुछ अलग है। अगर मैं बात करूं मुस्लिम लॉ के अंदर तो वहाँ पर जो पावर ऑफ डाइवोर्स है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को दी नहीं जाती है, तो इसलिए वहाँ डाइवोर्स के अंडर भी, डाइवोर्स क्रिएशन में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया जाएगा बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन के थ्रू भारत सरकार ने आपके, या फिर मैं बोलूँ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से अपनी राय प्रकट करने को बोला है। तो आप क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आपको क्या लगता है कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आप अपनी राय जाके वहाँ साइट के थ्रू, उनकी ऑफिशियल साइट पे जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या इसको लाना चाहिए या नहीं लाना?
दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के पास पहुंचाएं ताकि मेरी बताई हुई बातें, मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।